जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर 2024 ये जो जनवरी में जो परीक्षा पूछा था हिंदी का, ठीक है, हिंदी पेपर 2 में जो पूछा था, ठीक है, पेपर 2 में जो हिंदी पूछा था उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि सीटेट का अभी कक्षा चला ही रहे हैं, तो इसमें ना आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करना होगा। अगर आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या तो तैयारी करने वाले हैं, तो आप ये तय मानिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होगा ना, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो भी, पुराने हैं तो भी, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आखिर सीटेट पूछेगा क्या, हिंदी में क्या पूछेगा, कैसा पूछेगा, किस स्तर का पेडागोजी पूछता है, ठीक है। तो आज इसी क्रम में हम लोग क्या चलाएंगे, जनवरी 2024 में जो हिंदी पूछा गया था पेपर 2 में, हम उसको लेकर आए, ठीक है। एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे, एकदम शानदार तरीके से देखेंगे और आप लाभ उठाएंगे कि आखिर प्रश्न कैसा था। चलिए, पहला तो गद्यांश है। क्या पूछा गया है? गद्यांश पूछा गया है। गद्यांश पूछा गया है कि प्रश्नों को सही और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, गद्यांश। बोलता है इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं, ठीक है। इच्छा से प्रेरित होकर के लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है, अपनी यात्रा का आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक कमियों का पता लगाते हैं। क्या बोला गया? क्या बोला गया? बोला जा रहा है कि प्रगति में बाधा डालने वाले सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक कमियों का पता लगाते हैं। कौन? जो उन्नति के मार्ग पर चलते हैं। उन आदिमानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध ना होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। देखिए, ये आदिमानव के बात बताया जा रहा है, बोला जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है कि आदिमानव ने सुख प्राप्त करने की, ठीक है, सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर, मतलब आदिमानव को सुख प्राप्त करना है, ये इच्छा सहज आया, तो इससे प्रेरित होकर, इच्छा से प्रेरित होकर क्या करने लगे कि जो खामियां उनमें, उनके खिलाफ संघर्ष किए। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध ना होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। हमको पता है कि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त सब करना चाहता है, तो सुख प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कुछ कमियां होती हैं, तो उन कमियों के खिलाफ संघर्ष किया जाता है, ठीक है। और संघर्ष किया जाएगा, और प्रगति प्राप्त करने के लिए जो है व्यवस्थित तरीका उनके पास नहीं था, और इस कारण वे बहुत कमजोर थे, ठीक है। तो ये गद्यांश का पहला पार्ट है। गद्यांश का जो दूसरा पार्ट है वो ये है, बताया जा रहा है मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय। मानव अस्तित्व का 3 पक्ष होता है, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। ये अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की, ऐसा होता। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? रूपात्मक परिवर्तन हो सकता है, गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन क्या बताया? रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, और भविष्य में होंगे। भविष्य में और परिवर्तन होगा दुनिया, ठीक है। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे, ठीक है। ये तो सही बात है, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कुछ दुनिया बदलते जा रहा है, और इस कदर बदल रहा है कि हम लोग देख के आश्चर्यचकित होते हैं कि अच्छा ऐसा भी है क्या, ऐसा भी होता है क्या जी। तो ऐसा लिखा गया है। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। देखिए, प्रगति आध्यात्मिक बता दिया, आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं था, ठीक है। अब ये गद्यांश पढ़ें। गद्यांश जो है, तो इस तरह से ये गद्यांश है। अब देखिए गद्यांश के ऊपर जो है प्रश्न कैसा पूछता है, ठीक। अब देखिए प्रश्न कैसा पूछता है। गद्यांश में अभी रूपात्मक परिवर्तन बताए थे ना, बोल रहा है विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो विशेषण क्या है? विशेषण किसको कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बता दे उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस चीज का बताए उसको विशेष्य कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि ये चारों में से कौन सा वर्ड है, कौन सा युग्म है यहाँ कि जो विशेषण तो है लेकिन विशेष्य नहीं है। तो ध्यान रखिए, ये परिवर्तन कैसा है? परिवर्तन रूपात्मक है, ये गुणात्मक भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ तो विशेषता इसका बतला दिया ना, तो ये तो विशेषण विशेष्य है।
अंधेरा युग, तो युग क्या होता है, अंधेरा भी हो सकता है, उजाला भी हो सकता है, प्रगति वाला भी हो सकता है, युग जो हो सकता है उज्जवल भी हो सकता है, ठीक है, युग प्रकाशमय हो सकता है, युग अंधेरा है तो युग प्रकाशमय भी हो सकता है, ठीक। मानव अस्तित्व, मानव का न अस्तित्व का मानव गुण है, न मानव का अस्तित्व गुण है, ठीक है, तो ना मानव अस्तित्व की विशेषता बता रहा है, ना अस्तित्व मानव की विशेषता बतला रहा है, तो राइट आंसर 3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि विशेषण विशेष में मानव अस्तित्व जो है इसका, इस विशेषण का ये विशेष से नहीं है, लेकिन दुनिया आध्यात्मिक है, दुनिया भौतिक भी हो सकता है, ठीक है। तो विशेषण तो है, लेकिन विशेषण का जो विशेष से नहीं है चारों में से, तो कौन है? ये तीसरा का मानव अस्तित्व, ये विशेषण का विशेष से नहीं है। क्लियर बात? बाकी जो है और आपको और व्याकरण समझना है, सीखना है, तो व्याकरण का वीडियो लगातार हमारे चैनल पे आ ही रहा है, तो आप वहां से सीख सकते हैं। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, विशेष क्या है, ये सभी टॉपिक्स पर लगातार आ ही रहे हैं हम लोग, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये है आपका। दूसरा प्रश्न है, क्या बताया? बोलता है उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? अपनी खूबियों को जान लेना, अपनी कमियों को जान लेना, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना, संघर्ष रहें और विद्रोह करें नहीं, अपनी कमियों को जानना, अपनी कमियों को जान ले। देखिए गद्यांश के अनुसार जो है ये सारा प्रश्न हो रहा है, तो क्या बताया गया कि मनुष्य उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? तो मनुष्य क्या करे? अपनी कमियों को जान ले, अपनी कमी को जानेंगे तो ही आप उन्नति कर सकते हैं। देखिए प्रश्न कहां से कहां तक, देखिए इसका उत्तर आप दूसरा में टिक करेंगे, ठीक है, इसका भी नोट्स आपको हम दे ही देंगे। अब देखिए यहां थोड़ा सा ये क्या यानी प्रश्न कर रहा था, प्रश्न कर रहा है ना, प्रश्न कर रहा है कि प्रश्न 1 से 9 तक, कहां से कहां तक? निर्देश पढ़िए, प्रश्न संख्या 1 से 9 तक जो रहेगा ये आपका गद्यांश के अनुसार रहेगा। 10वां नंबर प्रश्न से हम कुछ अलग करेंगे, ठीक है, तो 9 तक इसी गद्यांश से हम लोग प्रश्न छाटेंगे। तो दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा में आइए, तीसरा क्या बताएं? गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, तो ये जैसा तो नहीं बताया गद्यांश में। परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है जी, परिवर्तन मानव जीवन का क्या होता है? सत्य है कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन संसार का नियम है तो परिवर्तन होगा, तो इसका आंसर कौन होगा? दूसरा, गद्यांश के अनुसार। आगे चौथा में क्या बताया? बोलता है अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या होगा? प्रत्यय का मतलब क्या? प्रत्यय का मतलब क्या? प्रत्यय का मतलब जो है किसी भी शब्द के लास्ट में लगाना, ठीक है, किसी भी शब्द के, देखिए ये यहाँ पर राम है तो राम के बाद कोई शब्द लगाना होगा तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय। राम के पहले लगाना होगा तो क्या होगा? उपसर्ग। सबको पता होगा उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला? अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द क्या बनेगा? तो अध्यात्म में लगाएंगे तो आध्यात्मिक होगा, ठीक है, या आध्यात्मिक होगा या आध्यात्मिक होगा या अध्यात्म। देखो सभी लगभग सेम उच्चारण हो रहा है, लेकिन शुद्ध कौन है? ठीक है, क्या बोला है? इक बोला है तो ई होता है, यानी हर्षा ई बोल रहा है, ठीक है, और क बोल रहा है तो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, तो ये कहाँ है? ये यहाँ है, ठीक है, ये ई लगा हुआ है और ये क लगा हुआ है, ठीक। तो अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर क्या प्राप्त होंगे? तो आध्यात्मिक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आध्यात्मिक प्राप्त होगा। तो आध्यात्मिक में हम लोग टिक लगा ले। क्या करेंगे? आध्यात्मिक में हम लोग टिक लगाएंगे। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा, ठीक। पांचवा देखिए, अब क्या बोला? पांचवा बोलता है मानव शब्द में, देखिए कौन शब्द में? फिर से आ गया प्रत्यय और उपसर्ग, मानव शब्द में, ठीक है। तो बोल रहा है प्रश्न कि मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? तो ध्यान रखिए मानव के आगे पीछे क्या लग सकता है? मानव जो होता है, हो सकता है कि मानवीय हो जाए या हो सकता है यमानवीय हो जाए। तो ध्यान रखिए, तो मानव में क्या लग सकता है? ई लग सकता है और य लग सकता है। ई लग सकता है, इतना ई होगा और ये वाला य लग गया तो य मानवीय हो गया। तो ई और य खोजिए, ई और य खोजिए। तो देखिए ई, ठीक है, और य, तो य लग गया कहाँ? उपसर्ग में, और ई कहाँ लगा? प्रत्यय, ठीक है। तो क्या बन गया? य मानवीय, य मानवीय। तो राइट आंसर कौन होगा इसका? पहला, ई और य। आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया? लिखता है गद्यांश के अनुसार है मानव के कौन से तीन पक्ष हैं? तो अभी तो बताए आध्यात्मिक, त्रिपक्षीय, भौतिक, सांसारिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक, सांसारिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। तो मानव के जो तीन पक्ष हैं ये भौतिक है, मानसिक है और आध्यात्मिक है। तो ये चौथा आंसर हो जाएगा इसका सही। बात समझ में आ रहा है ना कि तीन पक्ष अभी तो तुरंत डील किए हैं गद्यांश में कि मानव का तीन पक्ष होता है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक।
तो चौथा इसका राइट आंसर होगा। शांतवा देखिए क्या बोल रहा है, आदि मानव ने डॉट 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 क्षेत्र में प्रगति की परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सके। तो मानव कौन क्षेत्र में प्रगति किया और कौन क्षेत्र में प्रगति नहीं किया? तो मानव भौतिक क्षेत्र में प्रगति किया, मानव भौतिक क्षेत्र में प्रगति किया, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं किया। तो यहां हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा भौतिक। भौतिक में हम लोग प्रगति किए हैं, अध्यात्म में प्रगति ज़्यादा नहीं किए। अध्यात्म में कुछ लोग प्रगति किए होंगे, सभी लोग नहीं करते हैं, लेकिन भौतिक मैक्सिमम लोग प्रगति किए। तो इसका आंसर कौन होगा? तीसरा। आगे देखिए 8वां नंबर बोलता है उल्लेखनीय परिवर्तन। ठीक है, उल्लेखनीय परिवर्तन मतलब बड़ा परिवर्तन नहीं, महत्वपूर्ण परिवर्तन। जी, उल्लेखनीय का मतलब हो गया महत्वपूर्ण परिवर्तन। ठीक, तो 8वां का कौन सा हो जाएगा? दूसरा में आप टिक कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टाइप किए हैं हम। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हिंदी में क्या पूछा था इसको आप पढ़ें और यहाँ से पेडागोजी और ग्रामर आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि यानी हिंदी है तो पेडागोजी पूछेगा और ग्रामर तो एकदम पूछेगा। तो ग्रामर में आप ठीक ठाक हैं, थोड़ा पेडागोजी भी पढ़ लें तो हिंदी आपका ठीक हो जाएगा। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे। अभी तो ऐसे प्रीवियस ईयर का और क्वेश्चन करवाएंगे। 24 का दो बार 24 में हो गया परीक्षा, इसको भी देखेंगे, 23 वाला भी देखेंगे। तो मेरा मानना है कि हिंदी में जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें लगभग वही आता है। और चूंकि आपको ना ग्रामर में ग्रामर थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, और ग्रामर ठीक भी नहीं है तो आप एकदम चिंता ना करें। ठीक है, यहाँ ग्रामर जितना भी पूछा जाएगा सीटेट में, जितना ग्रामर पूछा जाएगा सारा का यानी सभी ग्रामर के टॉपिक पर आपको वीडियो हम देते रहेंगे, क्लास लेते रहेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? सभी मनुष्य के पास, सभी अज्ञानी मानव के पास। ठीक है, सभी अव्यवस्थित आदि मानव के पास या आदि मानव के पास। तो प्रगति प्राप्त करने का जो तरीका जो था वो, तो प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? तो आदि मानव के पास नहीं था। किसके पास नहीं था? आदि मानव के पास नहीं था। तो आदि मानव में टिक करेंगे। ये गद्यांश पढ़िएगा तो और अच्छा से हो जाएगा। तो देखिए 9 तक तो गद्यांश वाला था। ठीक है, अब यहां समझिए क्या बोल रहा है। निर्देश 10 से 15 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से 15 जो होगा इस काव्यांश से हम लोग उत्तर देंगे। क्या लिखा है? कट गया है शीश पर यह शीश है झुका नहीं, उसी राह उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। ठीक, ये एक टर्म है। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। यहाँ तक दूसरा टर्म है। तीसरा टर्म है सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। ध्यान रखिए ये 3 टर्म में आपका कविता है, इसको तो पढ़ दिए। अब आगे देखिए कि इस पर क्या क्या प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो शीश नहीं झुक रहा है, प्रकाश एक दिन प्रकाश जरूर होता है। ठीक है, और क्या होता है? विजय यानी सत्य का जो है विजय होता है, असत्य का हार हो जाता है। ठीक है, ये 2-3 बात आप याद रखें और प्रश्न को देखें क्या क्या प्रश्न पूछा है। 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कविता पर सर्वाधिक बल दिया गया किस पर? प्रकाश पर, अंधकार पर, सत्य पर। तो सत्य पर ज्यादा जोर दिया गया कि सत्य की जय हो। तो ये 10वां नंबर हो गया। 11 नंबर में क्या बताया? बोलता है अंधकार का प्रतीक है बुराई का, निराशा का, चुनौती का, समाधान का। देखिए बुराई का प्रतीक नहीं है तो अंधकार बुराई का प्रतीक भी है, निराशा का, चुनौती का प्रतीक है। तो नहीं है तो किसका? समाधान का। अंधकार समाधान का प्रतीक नहीं होता है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कविता के अनुसार राही। ठीक है, राही का विशेषता क्या है? कविता के अनुसार राही का विशेषता क्या है? जो राह में चलने वाले राही, हर तरह से काम निकालना नहीं, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना नहीं, हर परिस्थितियों में विजय रहना नहीं, विजय हर परिस्थिति में विजय नहीं हो सकते, हर परिस्थितियों में कार्यरत रहना। ठीक है, हर परिस्थिति में कैसा रहना? कार्यरत रहना। तो 12 नंबर का ये हो। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 क्या बता रहा है? कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या करना चाहिए? सिर नहीं कटाना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, दुख नहीं होना। तो हर एक परिस्थिति में क्या होना चाहिए? स्वाभिमान रहना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए हर एक परिस्थिति में। ठीक है, तो हर एक परिस्थिति में स्वाभिमान बना रहेगा तभी आपका सिर नहीं कटेगा। 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर बोल रहा है समूह से भिन्न युग्म शब्द बोल रहा है, युग्म जो साथ साथ हो। तो ध्यान रखिए हार और बिहार, हार का मतलब हार जाना, बिहार का मतलब घूमना। ये तो शब्द युग्म है, ये मतलब युग्म है शब्द ये, तो ये तो हो सकता है। आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। सत्य असत्य ये विलोम शब्द है। कैसा शब्द है? विलोम शब्द। विलोम शब्द कौन होता है? जो एक शब्द का उल्टा में हो, विपरीत शब्द हो। जय पराजय ये भी विलोम शब्द है, प्रकाश अंधकार ये भी विलोम शब्द है। तीनों विलोम शब्द हैं। तो बचा कौन? पहला, तो यही इसी में उत्तर कर देंगे आप। ठीक, हार बिहार। अगला प्रश्न है क्या बता रहा है? इस कविता के अनुसार का मुख्य स्वर क्या है? तमस,
ओज श्रृंगार, देशभक्ति, देशभक्ति नहीं है, श्रृंगार भी नहीं है। तमस का मतलब गुस्सा नहीं दिख रहा है, हाँ ओज दिख रहा है, ओज दिख रहा है। ओज का मतलब होता है आवेश, आवेश भरा बात, ठीक है। तो ये ओज है, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है, ओज बता रहा है। प्रश्न संख्या 16, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा पेडागोजी आ गया, ठीक। देखिए कितना आसान चीज है, आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो ये जो ये प्रश्न का जो तरीका देने का है, देखिए कितना लंबा है, लेकिन तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि बोल क्या रहा है। बोल रहा है कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम भाषा, ठीक है। कौन सा भाषा का नाम लिया गया, मलयालम। इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विशेष समुदाय है, मलयालम को ना थोड़ा दूसरा सेगमेंट में बोल रहा है। तो दूसरा सेगमेंट में क्यों बोल रहा है, क्योंकि मलयालम दो प्रकार के होते हैं जी, नहीं क्यों, मलयालम क्षेत्रीय भाषा है। देखिए मलयालम क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन दो प्रकार का बोलने का मतलब ये नहीं कि क्षेत्रीय भाषा है। तो तीसरा इसका राइट आंसर है कि मलयालम एक सामाजिक बोली है। कैसा बोली है, एक सामाजिक बोली है। इसीलिए दूसरे समुदाय थोड़ा मलयालम को थोड़ा सा अलग किस्म में बोल रहा है, क्योंकि मलयालम एक सामाजिक बोली है। तो इसमें किस में टिक करेंगे हम लोग, तीसरा में टिक करेंगे। आगे चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। 17 बोल रहा है नीचे दिए गए अधिगम कार्य, अधिगम कार्य मतलब सीखने का काम, ठीक है, शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है, ठीक है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द के वाक्यों को पता लगाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिक्षार्थी मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अधिगम कार्य करने को मिला है। तो क्या मिला है, ये मिला ये है कि परिवार, संबंध और भावना से संबंधित मिला है। तो ये कौन सा आधारित, मतलब इसमें जो शब्द का जो समूह बनेगा वो क्या बनेगा, थीम आधारित बनेगा, शब्द समूह बनेगा, शब्द समूह का शब्दावली बनेगा या शब्द जाल बनेगा, ठीक है। तो थीम का मतलब, तो इसमें जो शब्द जो समूह जो बनाना है, जो समूह जो शब्द संपदा मतलब शब्द को ज्यादा से ज्यादा इसमें लिखना है। तो जो शब्द को ज्यादा से ज्यादा लिखना है, तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा तरीका अपनाया जाए, थीम आधारित। देखिए थीम आधारित का मतलब होता है चर्चा करके लिखना। क्या होता है, चर्चा करके लिखना, ठीक है। बाकी शब्द समूह जान लेंगे तो रटने की बात हो जाएगा। समूह शब्दावली भी, जब शब्द समूह नहीं चलेगा तो समूह शब्दावली भी नहीं आनी चलेगा। और शब्द जाल, तो इस शब्द जाल का कोई मतलब ही नेगेटिव शब्द है। तो थीम आधारित शब्दावली में ये थीम आधारित शब्दावली जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शब्द संपदा को जानने के लिए चर्चा के दौरान जो शब्द मिले उसको लिखेंगे, ठीक है। उसी का नाम होता है थीम आधारित शब्दावली। तो इसका सही उत्तर कौन होगा, ए, थीम आधारित शब्दावली। 18 बोलता है वह भाषा क्या है, मतलब भाषा के बारे में पूछ रहा है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए करते हैं। यानी उस भाषा को क्या बोलेंगे जो डेली हम लोग आमने सामने और अंतः क्रिया के लिए करते हैं, ठीक है। तो अंतः क्रिया के लिए जो बात करते हैं हम लोग वह अंतर व्यक्तिगत होता है, बुनियादी अंतर व्यक्ति तो संप्रेषण कौशल। तो ये जो भाषा का जो विधि है ये सही होगा, बुनियादी अंतर व्यक्ति तो संप्रेषण कौशल, BICS। तो भाषा जो आमने सामने और अंतः क्रिया के लिए उपयोग करते हैं इसका नाम क्या पड़ता है, बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल। तो दूसरा में आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापिका एक पाठ्यक्रम सामग्री, ठीक है, छोटी कहानी, ठीक है, पठन के लिए देती है, मतलब पढ़ने के लिए दे रही है। और कहती है कि सत्ता, क्या बोला गया, सत्ता और सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करें, ठीक है। अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही हैं, ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टीचर जो है वह क्या किया, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया सत्ता न्याय के, ठीक है, सत्ता और नया टॉपिक मिला उसको पढ़ने के लिए। तो ये पढ़ा के क्या साबित कर, मतलब ये पढ़ाई क्यों हो रहा है, बच्चों में कौन सा गुण जाएगा इससे, ठीक है, यानी अधिगम का कौन सा गुण इसमें आएगा। तो पहला है समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। ध्यान रखिए, समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है, किसी भी टॉपिक पर चर्चा इस प्रकार करना ताकि एकदम सम हो। आलोचना का मतलब क्रिटिसिज्म होता है, मतलब आलोचना का मतलब किसी को दोष देना होता है ना। तो यहाँ आलोचना का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को वर्णन करना इस प्रकार से ताकि संतुलन बना रहे। तो किसी भी टॉपिक में बराबर वर्णन करते हैं, गुण और दोष का बराबर अगर हम चर्चा करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समालोचना। तो जब इस तरह का विचार अगर हो, अगर इस तरह का न्याय और सत्ता का जो पढ़ने के लिए बच्चों को दिया जाए तो इसमें क्या समालोचनात्मक
बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन समालोचनात्मक साक्षरता कौशल नहीं बढ़ेगा, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र कहा जाएगा इसको, क्योंकि ये टीचर के द्वारा कराया जा रहा कार्य है। तो इसे वह क्यों करवाना चाह रही है, ताकि बैलेंस मिला करके चलना सीख जाए, बैलेंस मिला करके पढ़ना सीख जाए। तो समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, तो इसमें दूसरा में टिक करेंगे। वैसे पेडागोजी का जितना भी शब्द है, पेडागोजी के जितना भी शब्द है, हम एक मतलब 1-2 क्लास में पूरा पेडागोजी का सभी शब्दों को डील कर देंगे। तो जो जब सभी शब्दों को डील करेंगे ना, तो जितने बड़े बड़े शब्द हैं आपके लिए खेला हो जाएगा, बहुत आसान चीज हो जाएगा, ठीक। तो यानी प्रीवियस ईयर को अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसा पूछता है। अब आगे देखिए, आगे पूछ रहा है व्याकरण के शिक्षण अधिगम की प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो जब व्याकरण को सीखेंगे तो क्यों सीखेंगे, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों में कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा कि क्यों व्याकरण शिक्षण अधिगम चाहिए, क्योंकि व्याकरणिक और प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए ये हमको ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ी यानी पेयर्स में काम कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, ठीक है। कैसे, पेयर्स में। देखो प्रश्न जितना बड़ा है उत्तर उतना ही छोटा और आसान चीज है, ठीक। प्रश्न देखिए, घबराइए मत। जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है, ठीक। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह दोनों जोड़ीदार कहानी पूरा करते हैं, बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे। बोला जा रहा है कि यहाँ पर 2 जोड़ी है, ठीक है। मैंने कुछ जोड़ियां बनवाई हैं टीचर, और एक सुन रहा है और एक लिख रहा है। दूसरा फिर सेकंड क्या करेगा, वो दूसरा सुनेगा और पहला लिखेगा। तो जब ये देखिए, ये 2 चीज है, ये सहयोगात्मक भी हो गया और परस्पर हो गया। परस्पर और सहयोगात्मक दोनों सेम चीज चलता है, ठीक है। तो क्या है, परस्पर लिखा जा रहा है या परस्पर सुना जा रहा है या वाक्य श्रुति लेख है, नहीं। परस्पर जो है ये श्रुति लेख हो रहा है, मतलब सुन के लिखना श्रुति लेख होगा। परस्पर मतलब एक बार वो लिख रहा है और एक बार कोई आके एक सुन रहा है तो एक लिख रहा है, दूसरा बोल रहा है तो पहला लिख रहा है। तो एक बोलना एक लिखना, इसको सहयोगात्मक भी बोल सकते हैं, या तो यहाँ जो ऑप्शन है ये परस्पर श्रुति लेख कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये लंबा सा है, लंबा सा मत मानिए, बहुत छोटा सा इसका उत्तर है। 22वां नंबर, 22 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। तो संकेत भाषा के बहुत प्रकार होते हैं, ये तो सही बात है। संकेत भाषा, प्राकृतिक भाषा, ये भी सही बात है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, ये गलत बात। संकेत भाषा व्याकरण होता है, संकेत भाषा में व्याकरण होती है, ये तो सही बात है। तो क्या बोला कि बारे में सही नहीं है, तो सही कौन नहीं वर्ड है, ये तीसरा। तो तीसरा हमारा राइट आंसर होगा, क्लियर है। तीसरा हमारा राइट आंसर होगा, ये भी आप देख लिए। प्रश्न संख्या 23 में क्या बोलता है, बोलता है त्रिभाषा सूत्र के बारे में, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। तो त्रिभाषा का मतलब क्या हुआ, मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। या हिंदी अंग्रेजी घर की भाषा, स्थानीय भाषा, नहीं। ये प्रश्न के हिसाब से त्रिभाषा का मतलब हुआ मातृभाषा, घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा, जो प्रथम भाषा के रूप में रहेगा। तो एक आदमी को लगभग 3 भाषा की जरूरत अगर पड़े तो 3 तरह का भाषा ऐसा है, मातृभाषा, घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा। प्रश्न संख्या 24 देखिए, 24 में क्या बोल रहा है, उपचारात्मक, ठीक है, शिक्षण किसके लिए है। उपचार करने वाला शिक्षण, ठीक है, उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्होंने भाषा अधिगम के लिए कुछ आयाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा पढ़ते हैं, उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले दूसरे विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की आवश्यकता है, ठीक। तीसरा पढ़ते हैं, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने और सुधारने, ठीक है, बदलने और सुधारने, ठीक है, बदलने सुधार लाने की आवश्यकता होती है। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, उपचार जहां तक बात है, कौन सा बात है, उपचार। तो उपचार का मतलब क्या है, उपचार का मतलब होता है बदल देना, सुधार देना, तभी ना उपचार होगा। उपचार का मतलब बदलना, सुधारना। तो इन सभी टॉपिकों में क्या है कि उपचारात्मक जो शिक्षण क्या है, तो ये जहां बदलने और सुधारने से बात करें, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा, ठीक। उपचार बोला तो उपचार में बदलना और सुधारना दोनों होगा। तो एक प्रश्न संख्या 25 को देखें। 25 बता रहा है शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ, ठीक है, एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। देखिए यहाँ पढ़िए, विद्यार्थी का भूमिका क्या है, भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाया गया। समूह बनाया गया सहयोग के लिए, समूह में सहयोग परस्पर होता है।
गठन करते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है पाठ्य वस्तु की विशेष पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है। मतलब अधिक में समीपस्थ, जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित हो रहा है। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित हो रहा है और परिणामतः पठन बोध में सुधार हो रहा है। ठीक, अब बोल रहा है क्या कि इस विधि को क्या कहेंगे, तो ध्यान रखें सहयोगात्मक अधिगम है, समूह बना करके सहयोग के साथ पढ़ा लिखा जा रहा है। तो ये कैसा होगा, व्याकरण अनुवाद विधि, ये नहीं व्याकरण कोई बात नहीं। परस्पर शिक्षण, तो परस्पर शिक्षण ये ठीक है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, परस्पर शिक्षण, हाँ जी, परस्पर पढ़ा जा रहा है, तो सहयोग में परस्पर शब्द लगता है, तो परस्पर ही सही होगा, तो परस्पर शिक्षण हो रहा है, तो परस्पर में आप टिक लगाएं। अगला प्रश्न देखें 26 नंबर। 26 बोल रहा है भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है, ठीक है, और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में या कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में कहानी सुनाए। ठीक है, इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिए। सबसे पहले ये अध्यापक जो है एक अंग्रेजी भाषा में कहानी सुना रही है, कहानी सुना ली, और वो बच्चों को क्या बोल रही है, बच्चों को बोल रही है कि उस भाषा में कहानी समूह में सुनाए, वही कहानी को, ठीक है, उसी भाषा में यानी इंग्लिश भाषा में कहानी सुनाना है और सामान्य भाषा में भी कहानी सुनाना है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे परभाषा व्यवहार। क्या बोलेंगे, परभाषा व्यवहार। बहुभाषिक नहीं है, एक ही भाषा से हो रहा है तो बहुभाषिक तो होगा नहीं। बहुभाषा शिक्षण, जब बहुभाषा है नहीं तो इसका शिक्षण पे नहीं होगा। और भाषा अर्जन नहीं हो, भाषा अर्जन मतलब होता है सिर्फ सुनकर सीख लेना, ठीक है, वो भाषा अर्जन होता है। तो परभाषा व्यवहार कहा जा सकता है। परभाषा व्यवहार इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार अध्यापक सुनाई और उसको बच्चों को सुनाने के लिए बोल रही है, एक बार समूह में और एक बार सामान्य स्तर में। ठीक है, तो परभाषा व्यवहार इस अधिगम का नाम है। अगला देखिए, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। मतलब एक स्टूडेंट है, वो किसी विशेष जानकारी के लिए ना समाचार पत्र पढ़ रही है, विशेष जानकारी है, ठीक है। तो विशेष जानकारी चाहिए तो क्या ये समालोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा? नहीं, समालोचनात्मक चिंतन तब बढ़ेगा जब कोई दो टॉपिक के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं। सरसरी तौर पर पठन लगातार तो नहीं हो रहा है, बारीकी से पढ़ा जा रहा है। ठीक है, पेपर मतलब न्यूज पेपर को पढ़ा जा रहा है, तो कैसा पढ़ा जा रहा है, विशेष जानकारी के लिए, विशिष्ट जानकारी के लिए, तो इसको क्या कहेंगे, बारीकी से पठन हो रहा है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखिए क्या बोला है, अंतर्भाषिक पहचान क्या होता है, ध्यान रखिए। अंतर्भाषिक का मतलब होता है जिसमें सहजात, याद रखिएगा, सहजात भाषा और लक्ष्य भाषा, कौन भाषा, लक्ष्य भाषा, यानी सहजात भाषा और लक्ष्य भाषा, ये दोनों भाषा जब समान होते हैं तो उसी को अंतर्भाषिक पहचान कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में, कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में कैसे हैं, समान हैं। तो अभी बताएं, सहजात भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों जब समान हो तो उसको अंतर्भाषिक कहते हैं। तो ये पहला उत्तर हो जाएगा, बाकी को पढ़िए मत पढ़िए, कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अब देखिए ये पेडागोजी क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन है, बस है कुछ नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया, कौन, श्रेया के बारे में बोल रहे, पिता के साथ स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। ध्यान रखिए, मतलब एक स्टूडेंट है, वह अपने पिता का कहीं जॉब कर रहे होंगे उनके पिताजी, तो पंजाब में पहले जॉब कर रहे थे और पंजाब से उनका ट्रांसफर हो गया कहाँ, तमिलनाडु। ध्यान रखिए, श्रेया जो है अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब से कहाँ चले गई, तमिलनाडु। तो पंजाब में भाषा अलग था, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज अलग है, और तमिलनाडु का अलग है, वहाँ पंजाबी, यहाँ तमिल बोला जाएगा। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती थी, किसके कारण पंजाबी जानती थी, मातृभाषा के कारण। ठीक है, और विद्यालय में द्वितीय भाषा ग्रुप में अंग्रेजी भी जानती थी। ठीक, उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना सीख गई, तमिलनाडु में गई तो तमिल भाषा सीखना ही पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज है वो, और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिए, इसमें ऑप्शन जाने के पहले एक दो तीन चीजों को एकदम समझिए। भाषा जो होता है इसका कम से कम दो क्षेत्र को आपको कम से कम समझना होगा।
एक भाषा अर्जन भाषा होता है। कौन भाषा होता है? अर्जन भाषा होता है। और भाषा का जो दूसरा रूप है वो क्या है? वो अधिगम के अंतर्गत है। अधिगम। अब दोनों में क्या अंतर है उसको समझिए। अर्जन भाषा वह भाषा होता है जो हम बिना पेन कॉपी का सीख लेते हैं, मतलब बोल देख के सुन के जो भाषा सीख रहे हैं उसका नाम क्या पड़ा है? अर्जन। और जो भाषा हम लोग पढ़ाई के माध्यम से जो भाषा सीख लेते हैं, पढ़ाई के माध्यम से जो भाषा हम लोग सीख लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अधिगम भाषा। ठीक है, तो अधिगम के अंतर्गत वो भाषा आता है जिस भाषा को हम लोग पेन कॉपी लेकर के सीखें। अर्जन भाषा उसको बोलते हैं जो हम देख सुन करके उसे सीख लिए, इसको अर्जन भाषा कहते हैं। तो ये जो श्रेया जो है पहले तो पंजाब में रही, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप रुकेंगे इस पर आपको समझ में आएगा। क्योंकि श्रेया का घर पंजाब था तो पंजाबी उसको सहजता सा रहा होता है। जब हम हिंदी भाषा क्षेत्र में हैं तो हिंदी भाषा क्षेत्र में हम लोग जो घर में यूज करते हैं लैंग्वेज, वो तो कोई हम पेन कॉपी लेके तो सीखे नहीं है, वो सीधा हम लोग सुने देखे कि ऐसा बोल रहा है, कैसा वैसे सीख लिए हम लोग। ठीक है, सुन करके बोलना चालू कर दिए हम लोग, भाषा सुन करके बोलना चालू कर दिए। तो जब ये श्रेया पंजाब में थी तो पंजाबी जानने लगी बिना पेन कॉपी का, और जब ये तमिलनाडु चली गई तो जब तमिलनाडु चली गई तो वहां तमिल बोलना सीख गई। तो तमिल बोलना कैसे सीखी है? अपने पड़ोसियों की मदद से सीखी है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसके लिए पंजाबी भाषा और तमिल भाषा अर्जन हो गया, और इंग्लिश जो सीख रही है वह अधिगम हो गया। इंग्लिश कॉपी में सीख रही होगी, पेन से सीख रही होगी, पढ़ के सीख रही है, तो वो क्या हो गया? वो अधिगम की भाषा हो गया। और पंजाबी भाषा और तमिल भाषा उसका कैसा भाषा रहा? अर्जन भाषा रहा। ठीक है, जो स्वयं पड़ोसियों से सीख लेते हैं भाषा वो अर्जन, जो लिख के सीखते हैं, पढ़ के सीखते हैं, व्याकरण के साथ सीखते हैं, वो सभी अधिगम हुआ। तो पहला क्या है? पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन भाषा है श्रेया के लिए जी, और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। एकदम सही। तो राइट आंसर हम क्या बोल रहे हैं? एक। ठीक, बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। 29 लास्ट प्रश्न है 30। लास्ट प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, पठन का उद्देश्य नहीं है। तो सराहना का बोध के लिए पठन, ये तो लंबा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहिर्वेशन, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन जो शब्द होता है एक्स्ट्रापोलेशन, तो एक्स्ट्रापोलेशन जो होता है ये लंबा नहीं पढ़ा जाता है, तो इसी में टिक करेंगे। उसके बाद व्याकरण अधिगम के लिए पठन, इसको भी लंबा पढ़ेंगे। आनंद के लिए पठन, तो इसको भी आप ज़्यादा ही पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन का जो हमारा प्रीवियस बिल्कुल सही है। और इसमें हम क्या देखें? इसमें हम देखें कि अगर हमको सीटेट क्रैक करना है तो हिंदी में